नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी 2000 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो सन 2000 में यूपी पीजीटी के तहत कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुरुआत के 50 प्रश्नों की, और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे शेष 50 प्रश्नों के बारे में। तो जो पहला प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिक आकर्षित करता है। ऑप्शन दिए हैं कच्ची सामग्री, शक्ति, बाजार या कुशल श्रम। तो इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है उसको जो आकर्षित करता है सबसे ज्यादा कौन सा करता है, वो करता है बाजार आपका, ठीक है, मार्केट करता है। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है या रॉ मटेरियल है वो कुशल एवं सस्ता श्रम, जल, ऊर्जा, शक्ति या अन्य प्राकृतिक संसाधन, किसी भी चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, इन चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो औद्योगिक माल को खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो एक फूटलूज उद्योग या स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है कि आप इसको बाजार के निकट स्थापित करना जो है ज्यादा पसंद करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कोट की सहायता से। एक तरफ सूची 1 में संसाधन की कोटि दी हुई है, दूसरी तरफ उनके पदार्थ दिए हुए, जैसे सर्वसुलभ संसाधन जो हर जगह मिलता है, यूबिक्यूटस जिसे बोलते हैं, तो आपका कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। सामान्य सुलभ क्या होता है, जो जनरली मिलता है बहुत, वो क्या है आपका मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया। विरल जो है आपका कौन सा मिलता है, बहुत कम मिलता है, जो सोना हो गया। और एकल केवल एक ही जगह पे जहां मिलता है वो कौन सा होगा, क्रायोलाइट हो गया। तो आप इस तरह से आप आसानी से इसको मिला सकते हैं। जैसे सर्वसुलभ को आप मिला दिए किससे, ऑक्सीजन से, ए का ए से, बी का आप मिला दिए डी से, फिर तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया, ए डी। और उसके बाद सी का आप मिला दिए सोना से, और उसके बाद एकल का आप क्रायोलाइट से, ठीक है। तो आपका ये विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। एक तरफ जो है मानव के विकास की जो अवस्थाओं का जो है वो दिए हुए हैं, और कितने वर्ष पहले ये अवस्थाएं थी उनके बारे में दिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि दिए गए जो विकल्प है उनमें सबसे पुराना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कितना है, 20 लाख वर्ष पूर्व हो गया। होमो हैबिलस जो है आपका वो 11 लाख वर्ष पूर्व हो गया। और उसके बाद पिथेंक्राथोपस जो है वो 5 लाख वर्ष पूर्व हो गया। और निएंडरथल जो मानव वो 1,10,000 वर्ष हो गया। तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो आसानी से मिला सकते हैं ए और डी सी, ठीक है, आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। तो आपका जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि उत्तर जो है आपका क्या है। तो आपका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ। कथन है कि अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। कारण दिया हुआ है कि अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है। आपसे पूछा गया कि 1 और 2 दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। तो आपका जो है दोनों कथन सही है, मतलब कारण और कथन सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो गेहूं है वो शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो भी कथन और कारण से संबंधित है। दिया हुआ कि क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है, सही है। कारण दिया हुआ है कि क्यूबा एक द्वीप है। अब आपको सही उत्तर का चयन करना, विकल्प आपके सामने, तो आप देख लीजिएगा। तो द्वीप तो बहुत सारे हैं, क्या सब जगह गन्ना होता है, नहीं होता है। तो मतलब कि क्यूबा एक द्वीप है वो सही है। क्यूबा गन्ने का विश्व स्तरीय उत्पादक वो भी सही है, लेकिन क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है इसका कारण क्यूबा का द्वीप होना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है दोनों कथन सही है, लेकिन आपका आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसको लगा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि फ्रांस की सरकार उच्च प्रजनन दर प्रोत्साहन कर रही है। कारण दिया हुआ कि फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि दर 0.5% प्रति वार्षिक से कम है। तो आपका दोनों कथन सही है, और ए जो है, आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। अब उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोट मिलाते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जो है नदियों के नाम दिए हैं और उन पे बने हुए बांधों की सूची दी हुई है दूसरे उसमें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि कोलोराडो जो बांध है, कोलोराडो बांध किस नदी पे है। तो आपका जो है कौन सी नदी है, नहीं, कोलोराडो नदी पे कौन सा बांध है, तो आपका हुवर बांध है, ठीक है। तो आपका जो है ए का डी मिल जाएगा। फिर उसके बाद पनामा जो बांध है वो किस नदी पे है उसको आपको देखना है। तो पनामा नदी पे इटाइपू बांध है, ठीक है।
और नील नदी पे आपका अस्वान बांध है, और जाम्बेजी पे आपका जो है कौन सा बांध है, वो है कैरिबा। तो कंफर्म हो गया कि कोलोराडो पे हूवर हो गया, पनामा पे इटाइपू हो गया, नील पे अस्वान हो गया, जाम्बेजी पे करीबा बांध हो गया। तो आप इस तरह से जब मिलाएंगे तो आपका जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि मेसाम्बी रेंज विश्व विख्यात है। ऑप्शन दिया हुआ लौह अयस्क उत्खनन के लिए, इमारती लकड़ी निष्कर्षण के लिए, मिसौरी नदी के उद्गम स्थल के लिए, या भारी वर्षा के लिए। तो जो मेसाम्बी रेंज है वो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बताते चले कि जो मेसाम्बी रेंज है विश्व की जो लौह उत्पादक जितनी भी खाने हैं उनमें से सबसे बड़ी में से कोई एक है। ठीक है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लेक सुपीरियर के पास स्थित है, और यहाँ पे उच्च कोटि का जो है लौह अयस्क पाया जाता है। अब आपको ये भी बताते चले कि सुपीरियर झील प्रदेश के आसपास मेसाम्बी के अलावा बर्मिलियन, निमोनी, मर्केटी, गैजेबिक एवं कुयाना प्रमुख जो है खाने हैं। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया कि लदांग कृषि प्रचलित है। ऑप्शन दिए इंडोनेशिया में, ब्राजील में, श्रीलंका में, या मलेशिया में। तो जो लदांग कृषि है वो आपकी जो है इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, अब आपको बताते चले कि जो 3 और ऑप्शन दिए हुए हैं वहां पे जो स्थानीय कृषि है उसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो उदाहरण के लिए जैसे इंडोनेशिया में लदांग हो गया, तो आपको बताना है कि आप बताइए कि भारत में क्या कहते हैं। तो भारत में झूमिंग कहते हैं। इसी तरह से श्रीलंका में क्या कहते हैं, चेन्ना कहते हैं। रूस में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बाद ब्राजील में रोका कहते हैं। इसी तरह से मलेशिया में क्या कहते हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि एक देश के अंदर अलग अलग राज्यों में और अलग अलग राज्यों के अलग अलग भागों में स्थानीय कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आप कंफर्म करके रखिएगा। जैसे अलग अलग देशों में स्थानीय कृषियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, वैसे एक देश के अंदर प्रदेश में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आपसे पूछा गया कि कारागंडा संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं लौह अयस्क के लिए, हीरा अयस्क उत्खनन के लिए, सोना अयस्क उत्खनन के लिए, या कोयला अयस्क उत्खनन के लिए। तो कारागंडा जो है ये आपका प्रसिद्ध है कोयला अयस्क उत्खनन के लिए। अब कारागंडा क्षेत्र किस जगह पे स्थित है उसको आपको नक्शे पर देखना है। तो कारागंडा जो क्षेत्र है वो आपका कजाकिस्तान में स्थित है, और यह कोयला के लिए उत्पादन की एक प्रसिद्ध खान है। और यहाँ पे जो संचित राशि है कोयले की वो बिटुमिनस प्रकार की है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण कार्य है। ऑप्शन दिए हो तृतीयक, प्राथमिक, चतुर्थक, या द्वितीयक। तो जो शिक्षण कार्य है वो टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। मतलब जितनी भी सेवाएं होती हैं वो सभी तृतीयक वर्ग के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, बीमा हो, या फिर आपका शिक्षण हो। और इसके अलावा तृतीयक वर्ग में यातायात, व्यापार, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा सभी आते हैं। ठीक है, और इसे सेवा श्रेणी कहा जाता है। ये आपसे अलग से प्रश्न पूछा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किसे कहते हैं इसके बारे में हमने आपको इसके पहले की जो वीडियोज हैं उनमें आपको समझाया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। ऑप्शन दिए हुए हैं कोस्ट्रोविकी, वान थ्यूनेन, वीवर, या विटलेसी। तो विटलेसी महोदय ने 1936 में, सबसे पहले याद रखना किस सन में, तो 1936 में विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। और 13 कृषि प्रदेशों को विभाजित करने के लिए उन्होंने 5 आधारों पर इनका सीमांकन किया। वो आधार कौन कौन से थे उनको आपको जान लेना है। कौन कौन से आधार थे, फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, मतलब उनके बीच क्या कोरिलेशन है, कृषि की उत्पादन प्रविधि के आधार पर टेक्नोलॉजी कौन सी रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, तीसरा है कृषि भूमि की श्रम पूंजी आदि के विनियोग की मात्रा, चौथा है कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का तरीका, और पांचवा है कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, उपकरणों एवं आवास संबंधी जो है दशाएं। तो ये आपका जो है ऑप्शन है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो वो पूछा गया कि कृषि लायक भूमि निम्न में से किस प्रकार के संसाधन कोटि का है। तो इसके पहले के प्रश्न में ये आ चुका है, उसको आप बता सकते हैं आसानी से। सामान्य सुलभ, विरल, सर्व सुलभ, या एकल। तो इसे कहते हैं सामान्य सुलभ। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगला प्रश्न है कि मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित होता है। ऑप्शन दिए है उष्णाद्र प्रदेश, समाना, स्टेपी, या टहगा। तो जो उष्णाद्र प्रदेश होता है, वार्म वेट जो एरिया होता है, वो वहां पे जो सॉइल लीचिंग की प्रोसेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब आपको बताते चले कि यहाँ पे उष्णाद्र प्रदेशों में जो मिट्टी में अपक्षालन की क्रिया होता है, तो उसमें जो ऊपरी परत में जो
घुलनशील पदार्थ होते हैं वो निचले स्तरों में चले जाते हैं और इसी प्रक्रिया को अपवहन कहते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं डेविस, हुवर, पेंक या टेलर। तो जो हुवर महोदय हैं उन्होंने औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत जो है दिया था और उन्होंने न्यूनतम अवस्थिति का सिद्धांत दिया था, मतलब न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत दिया था। जो भी उद्योगों की स्थापना होती है, उद्योगों की स्थापना होती है, उसमें एक सिद्धांत है न्यूनतम उत्पादन लागत। तो जब हम लोग लेक्चर सीरीज में आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उन्होंने 2 या 2 से अधिक कच्चे माल के उपयोग की स्थिति में परिवहन मिलन बिंदु को औद्योगिक स्थानीयकरण के लिए सर्वोत्तम स्थान माना था। अब आप मुझे बताइएगा कि टेलर की सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है। पेंक महोदय का जो आपका सिद्धांत है, जो भी साइकिल ऑफ इरोजन है, उसमें जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं और अंतिम में जो शेष पहाड़ियां बचती उन्हें क्या कहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। इसके अलावा डेविस महोदय ने जो सामान्य अपरदन चक्र का सिद्धांत दिया वो किस नदी के आधार पर दिया, किस नदी पे अपने सर्वेक्षण के आधार पर दिया, वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण विकसित है। ये कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ कि कोयला पश्चिम फोलिया प्रदेश से प्राप्त होता है। तो पश्चिम फोलिया प्रदेश में कोयला प्राप्त होने की वजह से जर्मनी में रूर प्रदेश में लौह इस्पात का विकास हुआ है। क्या यह कारण सही है? तो आपको ये सोचना है। तो आपके जो विकल्प दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। तो ये कारण जो है आपका सही है कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित उद्योगों में किसकी स्थापना में जल एक महत्वपूर्ण कारक है। कारक नहीं है। अब यहाँ पे है नहीं बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार हम लोग जल्दबाजी में है क्यों नहीं, नहीं को है करके चले जाते हैं और क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो उसमें पूछा गया कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए सीमेंट हो गया, चमड़ा हो गया, चीनी हो गया या कागज हो गया। तो जल एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। किसमें नहीं है? सीमेंट उद्योग में। अगला प्रश्न है कि विश्व में ऊन का अग्रणी उत्पादक देश है। ऑप्शन दिए न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऊन का सबसे बड़ा अग्रणी उत्पादक देश है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, जो कारण दिया है कि स्वीडन में लौह अयस्क के वृहद संचार भंडार पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से लौह इस्पात का उद्योग तो हुआ है, विकास हुआ, जितना उनकी क्षमताएं थे उस हिसाब से हुआ है। और लौह अयस्क की वहां पे एक खान भी पाई जाती है जिसे किरूना कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है आपका ए और बी दोनों सत्य होने चाहिए और आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो ये आपका जो है देख लेना है। तो इसको हम लोग ऊपर देख लेते हैं क्या है। तो आपका जो उत्तर है वो आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो किरूना जो पाई जाती है या गैलीवियर जो उत्पादक खाने हैं, यहाँ पे जो उच्च कोटि के जो लौह अयस्क होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट। ठीक है, अब उसके बाद जो 20 नंबर प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं कि पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक है क्योंकि। ऑप्शन दिए हुए हैं पेट्रोलियम अधिकांश देशों में न्यूनाधिक सुलभ है। बी ऑप्शन है कि पेट्रोलियम का परिवहन सरल है। सी है पेट्रोलियम की कीमतों में स्थायित्व है। पेट्रोलियम की मांग में आलोच है। तो जो आपका उत्तर सही है वो है आपका कि पेट्रोलियम की मांग में आलोच है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन दिया हुआ हरफोर्ड मैकेंडर, वाइडल डी लाप्लास, ग्रिफिथ टेलर या ब्रून्स। तो जो नवनियतिवाद है उसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके हैं ग्रिफिथ टेलर। अब आपको बताते चलें कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ही नवनियतिवाद के सिद्धांत को रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा। और उन्होंने पर्यावरण और मानव की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि मानव जो है ट्रैफिक पुलिस की भांति है। अगला प्रश्न है कि थ्री गार्जेस बांध जो कि निकट भविष्य में विश्व का बृहत्तम जल विद्युत उत्पादन केंद्र होगा स्थित है। ऑप्शन दिए हैं रूसी फेडरेशन में, जापान में, चीन में या इंडोनेशिया में। जो थ्री गार्जेस बांध है वो जो है आपका स्थित है कहाँ पे? चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किसे जननांकीय विभाजक मानते हैं। ऑप्शन दिए 1911, 1921, 1961 या 1981। तो 1921 का जो जनगणना हुई थी उसे भारतीय जनगणना के इतिहास में जननांकीय विभाजक कहा जाता है। तो 1921 के दशक में जनसंख्या में जो ह्रास था वो -0.31% था, जिसका कारण वहां उस समय आई हुई अकाल और महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर में अधिक वृद्धि हो गई। और 1921 को देश की जनसंख्या में तीव्र गति से
वृद्धि प्रारंभ हुई, मतलब इसके बाद से तीव्र गति से जो है वृद्धि प्रारंभ हुई और इसीलिए 1921 की जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ऑफ द सेंसस कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सत्वर विकास हेतु विशिष्ट आर्थिक पेटी की अवधारणा किस देश ने विकसित की? ऑप्शन दिए हैं भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर या चीन। तो ये आपका विकल्प जो है चीन सही है, डी नंबर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह एशियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न कई बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। चीन, जापान, मलेशिया। चीन हांगकांग का पार्ट या जापान दक्षिणी कोरिया, चीन सिंगापुर और चीन का हांगकांग पार्ट। सिंगापुर, मलेशिया या इंडोनेशिया। तो जो आपका एशियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है वो चीन का मुख्य भू, जापान और मलेशिया, इन क्षेत्रों को एशियन टाइगर्स में शामिल किया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन एशियन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दिए हैं दक्षिणी कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या वियतनाम। जो दक्षिणी कोरिया है वो एशियन का पार्ट नहीं है। अब आपको बताते चलें कि यूरोप के बाहर भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए देशों में परस्पर व्यापारिक जो है संबंध प्रगाढ़ करने के लिए एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 1967 में हुई और इसके सदस्य देशों में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्राजील, थाईलैंड, वियतनाम सम्मिलित है और भारत और चीन एशियन जो संगठन है उसके वार्ताकार सदस्यों में स्थित है, जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थान दिए हुए हैं और उन स्थानों पर कौन सा उद्योग लगा हुआ है वो आपसे पूछा गया है। तो एक तरफ जो है ये जो रूस के स्थान दिए हुए हैं और रूस में जो दिए हुए हैं कि कौन सा कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आपका निजनी ताल जो है निजनी तागिल वो आपका फेरो एल्वाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से जो व्लादिवोस्टोक है, व्लादिवोस्टोक आपका जो है तेल शोधनशाला से संबंधित है। चेलियाबिंस्क जो है आपका वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये लौह अयस्क से आप मिला दीजिएगा। लेनिनग्राड जो है वो आपका कृत्रिम रबड़ से स्थित है, तो आप इसको आसानी से मिला देंगे, वो आपका उत्तर हो जाएगा CBAD। ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश संक्रमण अर्थतंत्र वाला है? ऑप्शन दिए हुए हैं पोलैंड, ब्राजील, मैक्सिको या नाइजीरिया। तो जो संक्रमण अर्थतंत्र वाला जो अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो है पोलैंड। और अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो उम्मीद है कि जो इस तरह के आपके प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं इससे आपको आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार का प्रश्नों का पैटर्न रहा है उसको आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो आप यूपी पीजीटी या यूपी टीजीटी की प्लेलिस्ट में जाके या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्रोफेसर की जो एग्जाम्स हुए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड उनकी प्लेलिस्ट में जाके आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी आपको बताया गया है, उनका डिस्कशन दिया गया है, तो आसानी से आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति जो है अभी तक जो है अपने दोस्तों को नहीं शेयर किए हैं उनको भी शेयर करिए जिससे कि इन वीडियोस का लाभ मिल सके। तो जो 29 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए हैं फ्रांस, इटली, यूनान या स्विट्जरलैंड। तो आपका जो स्विट्जरलैंड है वो यूरोपीय समुदाय का भाग नहीं है। अब आपको बताते चले कि यूरोपीय समुदाय की स्थापना दिसंबर 1991 में हुई थी और उस समय जो सदस्यों की संख्या थी वो कुल 15 थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि रूसी फेडरेशन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए यहाँ G8 में शामिल है, यहाँ केंद्रीय नियोजित अर्थतंत्र है, यह पूर्व पश्चिम विस्तार में अप्रतिम है, यह प्रचुर वन संसाधन है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो आपका है कि ये G8 में शामिल नहीं है, मतलब G8 जो ग्लोबल एक संगठन है उसमें ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास मेखला की उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं पाटजोलिक मिट्टी की उत्तरी सीमा द्वारा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड की समता रेखा द्वारा, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा या 200 पाला दिन रहित। तो 200 दिन पाला रहित जो है ये जो है कपास की पेटी की उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। अब आपको बताते चलें कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पे कपास की पेटी पाई जो मतलब कि द्वितीय बृहत्तम कपास उत्पादक है और यहाँ पे जो दो प्रमुख उत्पादक देश हैं कौन कौन से प्रदेश हैं वो है दक्षिणी पूर्वांचल की प्रसिद्ध कपास पेटी और दूसरा है मध्य कैलिफोर्निया की घाटी जहाँ पे वहां से लेके एरिजोना और न्यू मैक्सिको तक का जो क्षेत्र है और ये जो उत्तरी सीमा है वो 200 से 210 दिन जो है पाला रहित होनी चाहिए।
अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ। ऑप्शन दिए हैं पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर जो अंतरमार्गीय इनलैंड जो वाटरवेज है उनका सबसे ज्यादा विकास हुआ है। अगला प्रश्न है कि शू नहर जोड़ती है। ऑप्शन दिए मिशिगन ह्यूरन को, सुपीरियर मिशिगन को, इरी ह्यूरन को, या ह्यूरन जो है सुपीरियर को। तो जो शू नहर है वो मिशिगन और ह्यूरन को जोड़ती है। तो आपका जो विकल्प नंबर ए है वो नहीं, आपका जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही है, ह्यूरन और सुपीरियर। तो शू नहर जो है, शू और ह्यू, तो इसको आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कभी, कि शू नहर जो है जोड़ती है ह्यूरन और सुपीरियर को। ये एग्जैक्टली याद कर लीजिएगा। अब आपको बताते चले कि जो है जो वेलेंड नहर है वो आपकी जो है इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। अब आपको जो है क्या करना है कि जो इरी नहर है वो इरी झील को माहोवक जो नदी है उससे जोड़ती है। तो आपके एक प्रश्न में और कई प्रश्न तैयार हो गए, वो आपको कंफर्म हो गया। जैसे ह्यूरन और सुपीरियर के बीच में सू नहर है, इरी और ओंटारियो के बीच वेलेंड नहर है, और इरी नहर जो है वो इरी झील और महोवक नदी को जोड़ती है। तो ये आपका कंफर्म हो गया। अगला प्रश्न है कि कालगुरली क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए हीरा के लिए, सोना के लिए, लौह के लिए, या टिन के लिए। तो कालगुरली आपका प्रसिद्ध है, या कूलगार्डी जो आपका प्रसिद्ध है वो सोना के लिए है। तो आपको बताते चले कि जो पश्चिमी पठार के क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन सील्ड है, जहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और यह पठार ऑस्ट्रेलिया के 2/3 क्षेत्रफल को घेरे हुए है। उत्तर में वृहद रेतीला मरुस्थल है, जहां पे गिब्सन मरुभूमि, वृहद विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ के प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है, और इसी पठारी क्षेत्र में कालगुरली और कूलगार्डी विश्वविख्यात सोने की खानें हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो आप इसे कंफर्म करके बता देंगे। अब आप बताइए कि जो किम्बरले की खान है वो कहाँ पर स्थित है और किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि यूराल प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। ऑप्शन दिए हैं वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, या धात्विक उद्योग। जो धात्विक उद्योग है यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था। ऑप्शन दिए हुए हैं एल्बर्ट हंटिंगटन, अल्फ्रेड हेटनर, कार्ल ओसावर, या वी.ए. अनुचिन। तो हंटिंगटन महोदय जो है निश्चयवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, और जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। वह मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1915 में एक बहुत फेमस किताब लिखी, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, मतलब कि सभ्यता और जलवायु। उनमें उन्होंने दृढ़तापूर्वक उनका विश्वास था कि मानव सभ्यताओं का विकास उत्साहवर्धक मौसम के क्षेत्र में ही हो सकता है। और एल्बर्ट हंटिंगटन की एक और प्रसिद्ध किताब थी पल्स ऑफ एशिया। अब आप बताइए कि तीसरी जो प्रसिद्ध किताब थी उनकी कौन सी थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है, यह वक्तव्य किसने दिया था। डेविस ने, सैम्पल ने, रेडजल ने, या गेडिस ने। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि एलन चर्चिल सैम्पल महोदय ने जो है ये कथन दिया था। अगला प्रश्न है कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं। ऑप्शन दिए हुए कि किसने कहा था। फेब्रे ने, व्लास ने, टेलर ने, या ब्रूंज ने। तो ये आपका किसने कहा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए अभी तुरंत, तब तक हम आपको बताते हैं। तो इसके पहले कि और भी क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्लास महोदय द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई, ब्लास के दामाद का नाम क्या था, या फिर फेब्रे ने कौन से शब्द को क्वाइंड किया था, टेलर महोदय की प्रसिद्ध किताबें कौन सी थी, तो ये आपको बताना है। और ब्रूंज महोदय ने क्या एक प्रमुख जो है सिद्धांत दिया था मानव भूगोल में, तो वो आपको बताना है। तो आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा, उम्मीद है कि आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो आप बताइए कि कौन सा उत्तर होगा। तो ये आपका कहा था फेब्रे महोदय ने। ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विशेषक विज्ञान है, यह कथन है। ऑप्शन दिए हैं कार्ल रिटर का, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का, फर्डिनेंड वान रिchthofen का, या अल्फ्रेड हेटनर का। तो पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है भूगोल, ये कहा था अल्फ्रेड हेटनर ने। इनकी जो एक प्रसिद्ध किताब आई थी जिसका नाम था क्या, यूरोप। ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि इनकी बहुत एक प्रसिद्ध किताब रही है। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ किताबें दी हुई, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए। तो कॉस्मोस नामक जो किताब लिखी थी वो लिखी थी आपके हम्बोल्ट महोदय ने। नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक जो किताब है वो रिचर्ड हार्टसोन ने लिखी थी। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजियोग्राफिया जो है रेडजल ने लिखी थी, और द ज्योग्राफिकल साइकिल जो है आपकी डेविस महोदय ने की थी। तो आप इसको आसानी से मिला देंगे। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के संरक्षण के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही कूट का उत्तर का चयन कीजिए। आ कथन दिया हुआ है कि मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संवर्धन का अभिन्न अंग है।
दूसरा है कि आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है। तीसरा है नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है। तो आपका जो है ये जो डी नंबर है वो सही नहीं है, क्योंकि इससे जो है सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाता है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है, बल्कि आ और बा दोनों विकल्प आपके सही हैं। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके 3 कथन दिए हैं कि ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख संसाधन है, सही है। अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती हैं, सही है। प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है, तो आपको उत्तर का चयन करना, तो आ और बा जो है आपके सही है। तो प्राकृतिक गैस नवीकरणीय ना हो करके आपका जो है अनवीकरणीय है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना व्यक्त करती है। ऑप्शन दिए हैं कठोर चट्टानों के बीच छिद्रयुक्त परतदार चट्टानों की अवतलीय स्थिति। दूसरा है कठोर चट्टानों के बीच छिद्रयुक्त परतदार चट्टानों की उत्तल स्थिति। अगला है मुलायम चट्टानों के बीच कठोर चट्टानों की स्थिति, और या उपरोक्त में से सभी। तो आपका जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही है, कठोर चट्टानों के बीच छिद्रयुक्त चट्टानों की उत्तल स्थिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूटलोज उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न पत्र को हम लोगों ने शुरू किया था उसी समय पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो देखिए आपका जो विकल्प दिया हुआ है वो भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग दिया हुआ है। तो जो शेष 3 विकल्प हैं सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट या चीनी, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो चुका है, इसके पहले हमने आपको बताया था। अगला है कि हिमालय की धौलाधर रेंज फैली है। ऑप्शन दिए हुए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नेपाल में। तो जो धौलाधर रेंज है वो आपकी है हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 50 प्रश्नों की बात करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग 50 और प्रश्नों की बात करेंगे। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून के आगमन पर प्रभावी भूमिका होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं एल नीनो की, तिब्बत के पठार के तापमान की, हिमालय की अवस्थिति की या दक्षिणी दोलन की। तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसमें सभी कारण की भूमिका होती है, लेकिन हिमालय की अवस्थिति की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। अगर वो ना होता तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो चली जाती है अलग। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है। ऑप्शन ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं अरुणाचल प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, मालाबार या पूर्वी कर्नाटक पठार। तो इसमें जो है आपका निम्न कर्नाटक का पठार में वार्षिक विचलनता जो है वो सबसे ज्यादा वेरिएंट होता है एनुअल रेनफॉल। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र है। ऑप्शन दिए हैं तीस्ता घाटी, रांची का पठार, कोंकण या रायलसीमा। तो जो सूखाग्रस्त या सूखा प्रवण जो क्षेत्र है इसमें से वो है आपका रायलसीमा। अब आपको बताते चले कि जो रायलसीमा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर भाग में है और भी जो प्रदेशों में पड़ता है। तो जो प्राचीनतम अपर्दित पठार है, और यह अर्धशुष्क क्षेत्र होने के साथ साथ सूखा के कारण अकालग्रस्त क्षेत्र के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। और यहाँ पे गोलाकार शीर्ष वाली अपर्दित चट्टानें मिलती हैं जिसे तोर कहते हैं, टॉर कहते हैं। वर्तमान में यह नक्सल क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में शुद्ध कृषिगत भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा संपन्न अनुपात निम्न में से कौन सा है। 25% से जो है ज्यादा, 25% से कम, फिर उसके बाद 25% से 35%, 35% से 40% या 40% से ज्यादा। तो आपका 35 से 40% जो है सिंचाई संपन्न भाग है। अंतिम प्रश्न जो इस वीडियो का पूछा गया है कि 5 राज्यों की कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत का सही अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना। तो घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा कहाँ, केरल में आपको मालूम, उसके बाद मिजोरम में, मिजोरम के बाद गोवा में, गोवा के बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश में। जो दिए गए विकल्प है उनमें तो आपका ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपके ये जो भी वीडियो रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं वो काफी आपके लिए लाभप्रद होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आप रिप्लाई करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप सही से वीडियो सुन रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप जो भी मैं आपको सही से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, सही से आपको बता रहा हूँ, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को समझ लेते हैं और आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। तो जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं इन प्रश्नों को देखते हुए अगर आपको समझ में आ रहा कि हमारे ज्योग्राफी का ये पार्ट कमजोर है, मतलब या थॉट का पोर्शन कमजोर है, या ह्यूमन में पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कमजोर है, या फिजिकल में जियोमॉर्फोलॉजी कमजोर है, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद अगर आप यूजी और पीजी कंप्लीट कर चुके हैं तो अब आपको देखना कि कौन सा पोर्शन कमजोर है, फिर उस
पोर्शन की कमजोर वाली जो भी है, आपका पोर्शन कमजोर, मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी कमजोर है, तो उससे जुड़ी हुई टेक्स्ट बुक आपको उठाना है और उस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि और भी जो प्रश्न पूछे जाएं आगामी परीक्षाओं में उनको आप आसानी से हल कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगे। धन्यवाद।